Good morning, students. Now we will continue the next part of the chapter 17, elements of weather and climate. In the first part, we already studied about weather and climate and about the temperature, pressure, wind, humidity, precipitation, elements of weather and climate. Okay, we discussed about temperature, global distribution of temperature, air pressure, and the pressure belts of earth, and about the wind system. We studied about the various types of wind, the planetary winds, the periodic winds. ओके, पीरियोडिक विंड्स में हम मानसून विंड्स के बारे में पढ़ रहे थे. जो मानसून विंड्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, समर मानसून और विंटर मानसून. तो समर मानसून में जो मानसूनी हवाएं होती हैं, जो मानसून विंड्स होते हैं, वो इंडियन ओशन से नॉर्थ इंडिया की तरफ, मतलब इंडियन ओशन से, मतलब सी से लैंड की तरफ चलती हैं. इसलिए इनमें वाटर वेपर होता है और इस मौसम में फिर हमारे देश में बारिश होती है. जबकि विंटर मानसून में अगले 6 महीने तक ये जो विंड का डायरेक्शन है, मानसून विंड का डायरेक्शन है, वो ऑपोजिट होता है. वो हिमालय से फिर इंडियन ओशन की तरफ ब्लो होती हैं, जिससे ये जो विंड्स हैं वो ड्राई रहती हैं. इनमें वाटर वेपर नहीं होता है, इसलिए बारिश लेकर के नहीं आती है. ठीक है. नेक्स्ट है द वेरिएबल विंड्स. वेरिएबल विंड्स जो हैं वो ऐसी विंड्स होती हैं जो इरेगुलर होती हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ब्लो होती हैं. ये डायरेक्शन, इनका जो फ्लो का डायरेक्शन होता है वो चेंज होता रहता है, और जो मूवमेंट है इनकी लो और हाई प्रेशर बेल्ट में होती है, इस जो वेरिएबल विंड्स का कारण बनती हैं. विंड्स जो साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन के का कारण बनते हैं वो वेरिएबल विंड्स के ही कैटेगरी में आते हैं, है ना. साइक्लोन्स क्या होते हैं? एक साइक्लोन में क्या होता है कि एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है सेंटर में, जो चारों तरफ से हाई प्रेशर एरिया से सराउंडेड होता है आउटसाइड को. इसका रिजल्ट ये है कि जो विंड्स है, जो हवाएं होती हैं, वो सेंटर से ब्लो होना शुरू होती हैं, दैट इज़ फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, है ना. बाहर से अंदर की तरफ जो हवाएं हैं वो बहने लगती हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साउदर्न हेमिस्फीयर में. जो साइक्लोन्स हैं वो ऑफनली उन्हें वो मासिव डिस्ट्रक्शन लेकर के आती हैं. इन्हें जो साइक्लोन है इनको मासिव डिस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है. बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं ये. इनके कारण क्लाउड्स थंडर करते हैं और साथ ही बहुत हैवी विंड्स और रेन भी लेकर के ये आते हैं, और जो बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान करते हैं प्रॉपर्टीज़ का और लाइफ्स का भी. ठीक है. एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं? एंटी साइक्लोन में जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो इनसाइड डेवलप होता है और लो प्रेशर बेल्ट से सराउंड होता है बाहर से. यहाँ पर जो विंड्स हैं वो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्लो होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये जो विंड्स हैं वो रेनफॉल लेकर के नहीं आती हैं. जो इस समय पर स्काई है वो क्लियर रहता है और फाइन वेदर रहता है. नेक्स्ट है लोकल विंड्स. लोकल विंड्स क्या होती हैं? इस तरह की जो विंड्स हैं वो डेवलप होती हैं और ब्लो होती हैं क्योंकि लोकल डिफरेंस होता है टेम्परेचर में और प्रेशर में. इसके कारण इस तरह की हवाएं डेवलप होती हैं. ये जो है एक स्मॉल एरिया में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ब्लो होती हैं. ये जो विंड्स हैं वो लोवेस्ट लेवल में होती हैं ट्रोपोस्फियर के में. जो लोकल विंड्स हैं इनकी मेजॉरिटी सीजनल होती है और लोकल रीजनल नेम होते हैं इनके, इन हवाओं के. जो विंड्स जो कोल्ड होती हैं या फिर वार्म होती हैं, ये लोकल वेदर कंडीशन को इन्फ्लुएंस करती हैं. विंटर्स के समय पर कुछ एरिया में जो हाईलैंड्स के क्लोज सिचुएटेड हैं, ये ड्राई विंड्स को एक्सपीरियंस करते हैं और इन्हें काटाबैटिक या फिर मूविंग डाउन विंड्स कहा जाता है. जब काटाबैटिक विंड्स जो हैं डिसेंड होती हैं नीचे की तरफ, है ना, हाईलैंड डाउन होती है, डिसेंड होती है डाउन नीचे की तरफ, तो इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो बढ़ने लगता है, और जो है और जो लोग हैं इसके आसपास वो ड्राई एयर का इम्पैक्ट यहाँ पर फील करते हैं.
मिस्ट्रल इन फ्रांस एक एग्जाम्पल है काटाबैटिक विंड्स का। ये यहाँ पर एल्पस माउंटेन से पूरे फ्रांस में ब्लो होती है टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी। इंडिया में समर्स के टाइम पर, गर्मियों के समय पर बहुत ज़्यादा गर्मी और ड्राई विंड जो है ब्लो होती है नॉर्दर्न प्लेन में मई और जून के महीने में, जिसे लू कहा जाता है। ये सनस्ट्रोक का कारण बनती है और बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की डेथ भी इसके कारण होती है हमारे देश में। फिर है ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ह्यूमिडिटी जो है इसे 2 वेज में हम एक्सप्रेस करते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो रेफर करता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को जो गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर में प्रेजेंट होता है गिवन टेम्परेचर में। ये दिखाता है कि जो वाटर वेपर है वो पर क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने ग्राम है, लेकिन ये ऑथेंटिक मेज़र नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर में जो चेंज है और प्रेशर में जो चेंज आता है वो एयर के वॉल्यूम में भी उसके कारण चेंज आता है और सब्सिक्वेंटली जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसमें भी चेंज आ सकता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो रेशो को रेफर करता है जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर में एक गिवन टेम्परेचर में, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो टेम्परेचर में रिटेन होता है। ठीक, ये हमेशा परसेंटेज में शो होता है। अगर कोई 1/4 जो क्वांटिटी है वाटर वेपर की एयर में प्रेजेंट है तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसे हम 25% के रूप में शो करेंगे। दूसरी तरफ जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसे हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और परसेंटेज में इसे हम शो नहीं करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है बेटर वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं ह्यूमिडिटी को, और ये वाइडली फॉलो किया जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट जिसे यूज़ किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए वो ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मामीटर या फिर हाइग्रोमीटर के थ्रू इसको हम मेजर करते हैं। जो डिफरेंस है टेम्परेचर में वो दिखाता है 2 थर्मामीटर में, और उसे हम कैलकुलेट उसके थ्रू कर सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। जो लार्ज डिफरेंस इंडिकेट करता है लो ह्यूमिडिटी और एक स्मॉल डिफरेंस शो करता है हाई परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी को। इस केस में जब रीडिंग होती है दोनों बल्ब्स की तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में 100% सिमिलर होते हैं, और एक पॉइंट पर जो एयर है उसे कम्प्लीटली सैचुरेटेड कहा जा सकता है। फिर है कंडेंसेशन। जब टेम्परेचर सैचुरेटेड एयर का जो टेम्परेचर है जब गिरने लगता है, फॉल होने लगता है, तो जो वाटर वेपर है इसमें वो जो है कन्वर्ट होने लगता है गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में या फिर सॉलिड स्टेट में। ये जो प्रोसेस है इसे कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। पहला है क्लाउड्स फॉर्म। जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं जब वाटर वेपर एयर में कंडेंस होता है, डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यू तब फॉर्म होता है जब मॉइस्ट एयर जो है वो कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है, जैसे ग्रास और कंडेंस होता है ये वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में। फ्रॉस्ट तब फॉर्म होता है जब ड्यू अकर होता है आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में। फॉग तब फॉर्म होता है जब कंडेंसेशन जो है लोअर लेयर में टेक प्लेस होती है एटमॉस्फेयर के, और लैंड सरफेस के क्लोज होती है या फिर वाटर बॉडीज़ के ऊपर होती है। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन की अलग अलग कंडीशंस थी। फिर है प्रिसिपिटेशन क्या होता है? जब कंटिन्यू कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर का तो इसके रिजल्ट में जो माइन्यूट ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं वाटर के, और जब ये ड्रॉपलेट टुगेदर जॉइन होते हैं तो ये बिगर ड्रॉप्स बनाते हैं जो बहुत हैवी होते हैं और फ्लोट करते हैं और फिर फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है इसे प्रिसिपिटेशन कहते हैं। 4 टाइप्स के प्रिसिपिटेशन है: रेन, स्नो, स्लीट और हेल। रेनफॉल जब कंडेंस वाटर वेपर क्लाउड्स में जो हैं फॉल डाउन होने लगते हैं वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में, तो इसे हम रेन कहते हैं। और जब रेन की ड्रॉप्स जो हैं
वो बहुत स्मॉल होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती है, तो इन्हें हम ड्रिजल कहते हैं। और 3 टाइप्स के रेनफॉल होते हैं, कंसेप्शनल, रिलीफ और साइक्लोनिक रेनफॉल। जब क्लाउड स्ट्राइक करते हैं एक रिलीफ फीचर में, जैसे कि माउंटेन में, तब रेनफॉल को हम रिलीफ रेनफॉल कहते हैं। जो साइक्लोनिक विंड्स हैं, जो साइक्लोनिक रेनफॉल लेकर के आती हैं। कंडेंसेशन वाटर वेपर का जो है वो एयर का वो कन्वेंशनल रेनफॉल लेकर के आता है। उसके बाद यहाँ पर केस स्टडी दी गई है सुपर साइक्लोन ऑफ उड़ीसा की, जो 1999 में हमारे देश में उड़ीसा में साइक्लोन आया था और बहुत ही वास्टली डिजास्टरस साबित हुआ था हम उड़ीसा के लिए। ठीक है, तो ये केस स्टडी आपको खुद पढ़ना है, आपकी बुक में दिया हुआ है। बुक नहीं है तो आप को जो मैंने इमेज दिया है, PDF दिया है, उससे आप पढ़ लेंगे, बट यू हैव टू रीड इट itself. Okay, so this chapter is completed here, and write down the terms given here. After that you will be given the book exercise and question answer. Till then, read the chapter very nicely and listen the both part of the video very carefully. Till then, goodbye, take care.